गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 11 था जो इससे पहले वाले क्लास में हमने किया था। इसमें एक बस करेक्शन है, यानी कैलकुलेशन सब बराबर है, आंसर भी उनका बराबर है। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आंसर मैंने बता दिया था क्या है। इसमें कंसेप्ट कुछ ऐसी है कि जो इलेक्ट्रॉन आया आपके एमिटर प्लेट से, तो ये इलेक्ट्रॉन आता है एंड देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स रिवॉल्विंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेडियस है वो दी है 20, बिकॉज वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट केस देयर इज अ circular motion of that charge particle. That charge particle starts performing circular motion. So ये सर्कल ऐसे दिखा है, मेरे ख्याल से जो डायरेक्शन रहेगी वो ऐसे रहेगी, यानी सर्कल वो ऐसे इम्प्लीमेंट करेगा। ये बस दिखाने के लिए ऐसे दिखा है, बट सर्कल विल बी एग्जीक्यूटेड लाइक दिस। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो सर्कल रहेगा। बस यही एक बात मुझे बतानी थी, बाकी कुछ नहीं। बाकी इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से है। स्टेटमेंट देख लो, बुक आपके सामने होनी चाहिए, पेज नंबर है 323। देखो, गिवन द फॉलोइंग डाटा फॉर इंसिडेंट वेवलेंथ एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है, भले ही आपको पता है। एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड मटेरियल, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, सब कुछ पूछ लिया इन लोगों ने। व्हाट इज मोस्ट लाइकली मेटल यूज फॉर द एमीटर। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। सो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो इस टेबुलर फॉर्म में है कि यहाँ पे दी है उन्होंने वेवलेंथ, ऊपर दी है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम। तो दो वेवलेंथ यहाँ पे हमें दिखाई देती है, और 2536 और दूसरी वेवलेंथ दिखाई दे रही है 3650 और दूसरा है स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो है 1.95 वोल्ट एंड दिस इज 0.5 वोल्ट। और फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हमको उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछ ली है। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन हम कुछ इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो इक्वेशंस कुछ इस प्रकार से है, हमें पता है ये इक्वेशन V नॉट इज इक्वल टू H/E इंटू फ्रिक्वेंसी माइनस फाई अपॉन E। ठीक है, सो ये V नॉट, ये इक्वेशन हमने देखा है इन द आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट में। ये इक्वेशन हमने देखा था, इवन एक स्लोप वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है इसके ऊपर। सो इसी इक्वेशन में हम दो वैल्यूज पुट करते हैं, V नॉट 1 फ्रीक्वेंसी 1 एंड V नॉट 2 H/E फ्रीक्वेंसी 2 फाई अपॉन E। तो ये करने के बाद अब देखो, ये दो इक्वेशन है मेरे पास, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करूँगा तो ये टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी और मुझे मिलता है V नॉट 1 माइनस V नॉट 2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो रहा है, H/E यहाँ से मैं अगर कॉमन निकालता हूँ, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज ν1 माइनस ν2। ठीक है, ये हमें पता है 1.95 और V नॉट 2 ये पता है हमें 0.5। सो आई एम पुटिंग द वैल्यू 1.95 माइनस 0.5 H अपॉन E। ये जो आवाज़ आ रही है ये बाहर की बिजलियां हैं जो कड़क रही है, धड़ाधड़ बारिश थोड़ी चल रही है, इसलिए ये आवाज़ है, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो ये ν1 ν2 और अब न्यू फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज C अपॉन λ1 और ये C अपॉन λ2। ठीक है, मीनवाइल इसे अगर हम देखें तो ये 1.95 माइनस 0.5 ये आ जाएगा 1.45, ये H अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू C कौन सा, ये जो C है ये मैंने कॉमन ले लिया और ये है 1 अपॉन, क्या है पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है 2536 माइनस 1 अपॉन दूसरी फ्रीक्वेंसी है 36
50। और ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 × 1/10⁻⁻10। क्यों? क्योंकि ये जो वेवलेंथ दी है ये एंगस्ट्रॉम में है, तो एंगस्ट्रॉम में तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने इंटू 1/10⁻10 कर लिया है। इसको भी 10⁻10 रहेगा, इसको भी 10⁻10 रहेगा, और ये पूरा यहाँ पे आ गया। तो कौन सा अननोन है यहाँ पे? c हमें पता है, c इज़ 3 × 10⁸। तो ये भी वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हो, सो आफ्टर डूइंग ऑल दीज कैलकुलेशंस आपको जो h की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, दैट इज 6.44 × 10⁻34। कैलकुलेशंस में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था ये चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत कम इक्वेशंस है, बट कैलकुलेशंस थोड़े बड़े हैं, थोड़े लेंदी है। तो क्या करें, ये करने हैं या नहीं करने हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के ऊपर, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में सिचुएशन क्या है। बोर्ड एग्ज़ाम में कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास अदर दैन दिस क्वेश्चन जो आप आसानी से और तुरंत कर सकते हो, तो ये इसको आप ड्रॉप कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको ये करना ही पड़ेगा, इसलिए मालूम होना चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, दैट्स इट। सो ये आ गया आपका h प्लैंक्स कांस्टेंट, बेसिकली इट इज 6.63, बट फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन ये h की वैल्यू इतनी आ रही है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे उन्होंने क्या क्या पूछा है, लेट मी सी। फिर यहाँ पे उन्होंने वर्क फंक्शन पूछा है, तो वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे हम? अब देखो, वर्क फंक्शन निकालने के लिए हमें पता है ये इक्वेशन जो है पहला वाला, आई कैन राइट दिस एज e × v0 h nu1 - phi। सो दैट्स वाई phi इज इक्वल टू h nu1 - e × v0। ये इक्वेशन कहाँ से लिया? यहाँ से लिया, ठीक है। सो अब ये आपको पता है, h आपने ढूंढ लिया है, ये h की वैल्यू यही यहाँ पे रखनी है जो आपने डिराइव की है यहाँ से, तो वही h की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप लिखोगे c/λ, लैम्डा की वैल्यू आपको पता है e v0 यानी देखो v0 अगर आप लैम्डा ये ले रहे हो तो v0 ये लेना है, ऐसा मत करना कि लैम्डा ये ले लिया और v0 ये ले लिया, तो वो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। सो इस तरह से आपको फाई की वैल्यू ढूंढनी है। और यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। बाप रे, सब कुछ पूछ लिया। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? अब हमें पता है कि फाई इज इक्वल टू ई कहाँ से आ गया, फाई इज h nu0। पहले आपने यहाँ से फाई यानी वर्क फंक्शन निकाल लिया है, वर्क फंक्शन निकाल लिया तो वर्क फंक्शन आपको पता है, h आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो। वंस यू नो द फ्रीक्वेंसी, अभी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी मिल गई। सो हमें पता है कि c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सो λ0 इज इक्वल टू c/, फ्रीक्वेंसी, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल पूरी मेथड बता रहा हूँ मैं, बट आपको थोड़ा समय लगेगा कैलकुलेशंस के लिए। कैलकुलेशंस कंप्लीट करो, इसे आधा अधूरा मत छोड़ना, यानी इस भरोसे में मत रहना कि मुझे कोई और क्वेश्चन आ जाएगा मैं वो करूँगा, ये अटेम्प्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम जाता है। बट एक बात मैं बता दूँ, इतने सारे वेरिएबल्स नहीं पूछेंगे, एक या फिर दो पूछेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। और मेरे हिसाब से इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पूछेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है। तो 3 मार्क्स के लिए अगर ये पूछते हैं 3 या फिर 2 मार्क्स के लिए, तो वो एक ही वेरिएबल पूछेंगे। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वो नहीं पूछेंगे, तो इसलिए इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या यार इतने सारे कैलकुलेशंस हमें करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से 1 आध या 2 क्वांटिटीज़ पूछी जा सकती है, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से है, लाइट आ गई। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन, इट्स मोमेंटम एंड स्पीड। क्या कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन, इट्स मोमेंटम एंड स्पीड। 3 चीज़ें पूछी है, वेवलेंथ, देन इट्स मोमेंटम एंड स्पीड। किसके ऊपर टॉपिक है आपका? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यस, अभी इसके आगे के जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से मोस्टली सारे क्वेश्चन जो है दे आर बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड डाइविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। डाइविसन-जर्मर के एक्सपेरिमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि पूरा जो ये क्वेश्चन है अभी आगे के 13 से लेके 18 तक, ये पूरे किसके ऊपर है? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के ऊपर। बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन, बस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम बनेगा यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम बना रहेगा। प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशंस की हो जाएगा। तो पहला दिया है कि व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल ऑफ 54 वोल्ट। देखो 13 का ए,
तो यहाँ पे पोटेंशियल दिया है 54 वोल्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे इसकी वेवलेंथ हमें निकालनी है। सो द इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 54 वोल्ट। तो आपके पास क्या फार्मूला है? आपके पास फार्मूला जो है वो डायरेक्टली हमने डिराइव किया है, आपको याद होगा। एक्सप्रेशन कुछ आपके पास इस तरह से, किधर गया वो, यस 13 कहाँ गया, 13 वहाँ गया। ओके ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 अपॉन रूट ऑफ वी, और ये देगा आपको आंसर नैनोमीटर में। सो देखो 1.228 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 54, 1.228 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 54 मेरे ख्याल से आता है 7.348 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो अगर आप ये कैलकुलेशंस करोगे तो आपको आंसर मिलता है 1.67 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। या फिर अगर एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए तो 1.67 एंगस्ट्रॉम डायरेक्टली। ये है आपका वेवलेंथ। इतने भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं, आप आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा यहाँ पे उन्होंने पूछा है मोमेंटम। सो हमें पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस मोमेंटम एंड वेवलेंथ आर रिलेटेड एज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। देयरफॉर p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। देखो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, तो हमें अभी लैम्डा पता चल गया। लैम्डा कितना है, ये आ गया आपका। सो यू कैन पुट दिस लैम्डा हियर। सो h इज 6.63 लेना है आपको इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना आ गया आपका 1.67 इंटू 10⁻10। तो आपका जो मोमेंटम आ रहा है, मेरा जो आंसर आ रहा है, किधर गया, ये आ रहा है 3.97 इंटू 10⁻, मेरे ख्याल से -24 हो जाएगा। यस केजी मीटर पर सेकंड। यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स गए, ठीक है। सो दिस इज योर मोमेंटम। और फाइनली क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, ठीक है। वेलोसिटी, अब मोमेंटम आपको मिल गया। मोमेंटम अगर आपको मिल गया तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी 3.97 इंटू 10⁻⁻24। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3.97 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय m। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3.97 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। और कैलकुलेशंस करने के बाद आपको जो आंसर मिलता है वो मिलेगा 4.36 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी। मैंने बहुत फास्ट किया क्योंकि मैंने पहले से सारा काम करके रखा है, बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरा सजेशन ये रहेगा, बस मेथड जान लो कि मैंने क्या क्या किया है, और कैलकुलेशंस आप खुद करने की कोशिश करो। लॉग टेबल यूज़ करो, ट्राई करो कि जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आप इसे कर लो, ठीक है। 13 का बी क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 13 का बी। 13 का जो बी है उसमें इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी दी है और उस इलेक्ट्रॉन की एसोसिएटेड वेव डी ब्रोगली वेवलेंथ ढूंढनी है, फिर उसका वेलोसिटी एंड मोमेंटम ढूंढना है, ठीक है। कर लेते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी दी है वो दी है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहाँ गया, ठीक है। सो 13 बी। सो देखो उसकी काइनेटिक एनर्जी ई लेट इट बी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हाँ जी ये हो गया। ये आता है कुछ तो लगभग ना, ये किया है मैंने, हाँ ये आ रहा है 240 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है ना। हाउ वी कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ बाय यूजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए आपके पास एक एक्सप्रेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है वो, h अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस m e। ये एक्सप्रेशन है। ये जो है डिनोमिनेटर, दिस इज नथिंग बट मोमेंटम, ये हमने किया है। सो 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू ई इज 240 इंटू 10⁻⁻
19। और ये सब काम करने के बाद अब देखो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस है, वो कर लो आप, और आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा दैट इज़ अराउंड 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम, ये आपको आंसर मिलेगा। हो गया। फिर इसके बाद आपको जो नेक्स्ट ढूंढना है वो है मोमेंटम। सो मोमेंटम इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। नाउ यू हैव lambda, so p is equal to h upon lambda, so h is 6.63 into 10⁻34 divided by wavelength is 1 angstrom, यानी 1 into 10⁻10 मीटर। तो ये आपका जो आंसर आ रहा है 6.63 into 10⁻24 kg मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे एक एमसीक्यू भी हो सकता है, वो डायरेक्टली आपको इस तरह की वेवलेंथ दे दे 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम, और वो पूछेंगे कि मोमेंटम फाइंड द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। सो इस तरह से आप ये कर सकते हो। ये अच्छा एक एमसीक्यू, छोटा सा एमसीक्यू विच इज़ सुटेबल फॉर सीईटी एग्जाम आपको आ सकता है। इवन सीईटी में इस तरह के कैलकुलेशन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं अभी एमसीक्यू शुरू करना है तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कैलकुलेशंस वहाँ पर भी टफ आएंगे। क्या करना है उस वक्त मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोमेंटम। फिर आपको ढूंढना है वेलोसिटी। सो मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज 6.63 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय मास। 6.63 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। अगर ये सीईटी होते ना, सीईटी का क्वेश्चन होता तो मैं आपको सजेस्ट करता इंस्टेड ऑफ 9.1 यू कैन टेक 9 एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेट आंसर एंड यू ट्राई टू सिलेक्ट सुटेबल ऑप्शन। अगर ये सीईटी का क्वेश्चन होता, एनीवे ये देखने वाले हम। अच्छा, ये पर जब बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो यू आर सपोज टू यूज़ लॉग टेबल, तो आप यहाँ पे लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो, नॉट फॉर दिस बट फॉर दिस। ये साइड में करके रख देना, ये 10⁻7 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये जो आपका आंसर मुझे मिल रहा है वो वेलोसिटी मुझे मिल रही है 7.28 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, आगे की क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 14 है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा एंड देयर काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है और प्रोटॉन भी जा रहा है। ऑफकोर्स दोनों की वेलोसिटी वगैरह वगैरह सब अलग अलग है, बट एक बात ऐसी है दोनों में कॉमन है, दोनों की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो सेम है। तो दोनों का रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें ढूंढना है, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस इज नथिंग बट h अपॉन पी ई एंड दिस इज h अपॉन पी पी। This is momentum of electron, this is momentum of proton. So that's why PE by PP is equal to 1. Obviously ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि PE is equal to PE, और इसीलिए तो दोनों की वेवलेंथ सेम है। बड़ा ही सिंपल पार्ट था ये। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। सो अगेन लैम्डा E इज इक्वल टू लैम्डा P। अब हमें इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यस हमें पता है। सो हियर दिस इज h अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस m e, दिस e स्टैंड्स फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज h अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस m e p। ये m e रहेगा, ये m p, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है। सो h 2 कैंसल, और यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स भी हम कर सकते हैं, तो हमें मिलता है 1 अपॉन m e e e इज इक्वल टू 1 अपॉन m p e p। सो दैट्स वाई e डिवाइडेड बाई e p इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो हमें मिलता है m p अपॉन m e। अब याद रखना मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, इट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻673 है मेरे ख्याल से,
1.673 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और कैलकुलेशंस करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा 1838। ये लॉग टेबल से करना पड़ेगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा 10⁻⁴, ये आ जाएगा 10⁻⁴। इसको ये वाला 10 की पावर, इसको हमेशा लॉग कैलकुलेशंस के बाहर ही रखना जहाँ तक हो सके तब तक। बस आपको ये करना है लॉग कैलकुलेशन 1.673 अपॉन 9.1, ये 1 मिनट में हो जाएगा। डिवीजन के लिए ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। सो ये आपका आंसर आ रहा है 1838। शायद आपको 1836, 1835, 1837 ऐसा कुछ मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर लॉग कैलकुलेशंस। तो चलिए ये हो गया, तो दोनों के रेशियो हमने ढूंढ लिए। वेरी मच सुटेबल क्वेश्चन फॉर योर CET एग्जाम, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। लेट अस प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू पार्टिकल्स हैव डी ब्रॉगली, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 14 में। तो यहाँ पर भी दोनों पार्टिकल्स की वेवलेंथ सेम है। वन इज मूविंग 4 टाइम्स एज फास्ट एज अदर, यानी एक की वेलोसिटी दूसरे की वेलोसिटी से 4 गुना ज़्यादा है। इफ द स्लोअर पार्टिकल इज एन अल्फा पार्टिकल, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द अदर पार्टिकल्स। ठीक है, यानी वो जो अदर पार्टिकल है वो कौन सा रहेगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15। सो लेट अस एज्यूम कि V1 इज इक्वल टू 4V2। तो इन दिस केस H अपॉन P1 इज इक्वल टू, दूसरा जो दिया है H अपॉन P2, ये क्यों लिखा, बिकॉज इट इज गिवन दैट λ1 इज इक्वल टू λ2, ये दिया है, दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, एंड दैट्स वाई देयरफॉर P1 इज इक्वल टू P2। अगर ये सेम है तो इसका मतलब HH कैंसिल करो, 1 अपॉन P1 इज इक्वल टू 1 अपॉन P2, इसका मतलब क्या होता है, P1 इज इक्वल टू P2। और इसी कारण M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब यहाँ पे V1 की जगह पे मैं यहाँ पे क्या है वो 4V2 लिख दूँ, M2 V2। सो देयरफॉर ये जो V2 है ये स्लोअर है, आप देख सकते हो V2 इज लेस देन V1, यहाँ से पता चलता है V1 इज ग्रेटर देन V2। सो दिस मस्ट बी अल्फा पार्टिकल, ये जो है M2 मस्ट बी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो दैट मीन्स आई कैन राइट M1 इज इक्वल टू M2 बाय 4, यानी ये जो पार्टिकल है जो हमें पता नहीं है उसका मास 1/4 है, मास ऑफ अदर पार्टिकल इज 1/4 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अब अल्फा पार्टिकल यानी क्या होता है, जिसमें हीलियम के सारे इलेक्ट्रॉन्स हटा दो तो क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन्स बचेंगे, 2 न्यूट्रॉन बचेंगे। और अगर हम देख ले थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली दोनों का मास सेम रहता है, तो 4 पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि 4 प्रोटॉन्स आप एज्यूम कर सकते हो मास के हिसाब से। हाँ, ऐसा नहीं है, बेसिकली वहाँ पे 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो हम बोल सकते हैं कि 1/4 ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी इट इज़ नथिंग बट इट मस्ट बी हैविंग मास इक्वल टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो दूसरा पार्टिकल है इट मस्ट बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या करना है, क्या दिया है वहाँ पे। What is the speed of proton having de Broglie wavelength of 0.08 एंगस्ट्रॉम। देखो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। ठीक है, अब लैम्डा दिया है यहाँ पे, सो इट इज़ 0.08 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय mv divided by mv क्यों, mv is nothing but momentum of that proton, so mv is equal to 6.63 into 10⁻⁻34 divided by 0.08 into 10⁻⁻10। हमें चाहिए क्या क्या चाहिए हमें, what is the speed of proton, so v is equal to 6.63 into 10⁻⁻34 divided by ये हो जाएगा 8 into 10⁻⁻12 into mass 6.63 into 10⁻⁻34 divided by 8 into 10⁻⁻12, mass is 1.673 into 10⁻⁻27। सो कैलकुलेशंस आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, और जो आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है 16 का,
वो लगभग आ रहा है 4.96 इंटू 10⁻⁴ यहाँ पे आ रही है 3 मीटर पर सेकंड। कंफर्म करो, ये कैलकुलेशंस देख लो। अच्छा, ये शायद ये जो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, आपको शायद विजिबल नहीं है, ये है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद से, सो इट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये ऊपर में जो लिखा है ये, इसके बाद फिर ये वाली स्टेप आ रही है, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूट्रॉन्स ट्रैवल विद एनर्जीज ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻21 जूल। फाइंड देयर स्पीड एंड वेवलेंथ। ठीक है यार, एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी दी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में, हाफ mv² इज 5 इंटू 10⁻⁻21। सो उन्होंने पूछा है स्पीड। सो स्पीड v इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइडेड बाय ये v², ये m, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइडेड बाय मास इज 1.67 ये मेरे ख्याल 675 आता है अगर आप क्लियरली देखोगे तो, और इंटू 10⁻⁻27 ये हो जाएगा v²। सो v, अब ये देखो ये बचेगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻20 और ये 1.675 10⁻⁻27। इसको जहाँ तक हो सके ट्राई टू हैव 10th पावर एज इवन, 10 की पावर इवन करने की कोशिश करो। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 10⁻7 हो जाता है, तो वैसा नहीं करते हम, एक काम करते हैं इसको 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय, इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ 16.75 इंटू 10⁻⁻28। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है अगर मैं -26 करता हूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0.1675, फिर से नंबर लेस देन 1 हो जाएगा, और लॉग कैलकुलेशंस के हिसाब से आपके कैलकुलेशंस जो है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो बेटर वी कीप इट ग्रेटर दैन 1, तो ऑलरेडी ग्रेटर दैन 1 है तो उसको और एक बार ये डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 16.75, और फिर ये हो जाता है 1/16.75 और बाहर आ जाएगा 10⁻⁴, क्योंकि ये 10⁻8 हो जाएगा। 10⁻8 का स्क्वायर रूट 10⁻⁴, इसको ऐसे रहने दो, ये आपको निकालना है यूजिंग लॉग टेबल, समझे। या फिर और एक काम कर सकते हो आप, इधर है ना 100 कर सकते हो, इधर 100 करोगे ना तो कैलकुलेशंस और ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। यू बेटर मेक हियर 100। लॉग टेबल्स याद करो, हमने कुछ स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कशन किया था इस बारे में। तो इसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है किधर गया, वेलोसिटी इसकी आ रही 2.44 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो ये था वेलोसिटी के लिए डिस्कशन। और उन्होंने क्या पूछी है, वेवलेंथ। सो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस m/e। एनर्जी दी है, मास आपको पता है, h की वैल्यू आपको पुट करनी है, फिर से नहीं दिखाई दे रहा है, फिर से यहाँ लिख रहा हूँ h लैम्डा इज इक्वल टू रूट ऑफ h अपॉन ट्वाइस m/e। h आपको पता है 6.63 टू m, मास ऑफ न्यूट्रॉन वो दिया है 1 दिया नहीं है, आपको पता होना चाहिए 1.675, और एनर्जी भी दी है 5 इंटू 10⁻⁻21। यानी सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करके कैलकुलेशंस करके आपको आंसर निकालना है। मैं बता देता हूँ, वो वैल्यू आ रही 1.621 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। करो कैलकुलेशंस, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछना, मैं कैलकुलेशंस करके दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, सेम एनर्जी, सेम मोमेंटम। ठीक है, सो देखो when they are moving, फर्स्ट केस देख लेते हैं, when they are moving with the same velocity, in that case now what is lambda? Lambda is h upon mv, so we can say lambda is inversely proportional to m and v, so lambda e upon lambda p is equal to mp vp एंड MEVE। ध्यान दो यहाँ पे उन्होंने दिया है केस, क्या दी है कि वेलोसिटी ऑफ
प्रोटॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एम पी बाय एम ई। वैल्यूज पुट करो, मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1838, जैसे पहले केस में भी आपको मिला था। ये होगी पहली केस। दूसरी केस है व्हेन देयर एनर्जीज आर सेम, काइनेटिक एनर्जीज आर सेम। इन दैट केस हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस एम ई, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम ई। तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम पी ई पी एंड दिस इज एम ई ई ई। अब यहाँ पे ध्यान दो, दोनों की एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इट इज सिंपली रूट ऑफ एम पी बाय एम ई। अब देखो एम पी बाय एम ई आपने ऑलरेडी यहाँ पे ढूंढ लिया है, तो वो आ रहा है 1838। इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट आपको मिलेगा 42.89, इसके आसपास आपको आंसर मिलेगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। एक मिनट, आप इसे इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। सो ये था पहले दो पार्ट्स। और जो नेक्स्ट पार्ट है कि उन्होंने पूछा है कि अगर सेम मोमेंटम है, मोमेंटम अगर सेम है आपका तो आपकी वेवलेंथ सेम रहेगी, इन दैट केस रेशियो विल बी 1। इस तरह से एक्सरसाइज हमने ख़त्म कर दी है और आगे के क्लास में मैं शुरू कर रहा हूँ एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ भी आपको इसी तरह के रहेंगे, इसी तरह के कैलकुलेशंस आपको उसमें आ सकते हैं। तो फिलहाल के लेक्चर के लिए बस इतना ही। किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, आंसर नहीं मिला तो पर्सनल नंबर पे भी आप कांटेक्ट करो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही।